स्टूडेंट, आज हम लोग अपना एक और चैप्टर करने जा रहे हैं मैनुअल थेरेपी का जो है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि आपके एलिमेंट क्या है ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी के, आप किस तरीके से आपने असिस्ट करना है अपने पेशेंट को, किस तरीके से आपने लेके चलना है, किस तरह से आपने डिसाइड करना है कि आपके पेशेंट के साथ क्या इशू है और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट कुछ चीज़ें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जिस तरह से भी आपके पास पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री वगैरह ले ली, उसके बाद आपने पोस्टर एनालिसिस कर लिया, वो भी सारी चीज़ें आपको पता है। अब आ गया है हमारे पास ट्रीटमेंट बेस्ड कि फॉर एग्जांपल अब आपका पेशेंट आपको कोई कंप्लेन करता है कि मेरे जॉइंट में प्रॉब्लम है, मेरे नी जॉइंट में प्रॉब्लम है, मुझे एल्बो जॉइंट में प्रॉब्लम है, किसी भी एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, तो अब आपकी अप्रोच कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से आपने लेके चलना है। क्लियर हो गए। अब हम लोग आ गए हैं ऑब्जेक्टिव पर, अपने जो है ना जिस चीज़ को हमने देखा सब्जेक्टिव हिस्ट्री ली, अब हम देखेंगे असेसमेंट की तरफ। अब हम लोग जो है ना वो मूव कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले आपने ये देखना है जब आपके पास पेशेंट आ रहा है तो एनी फाइंडिंग इन अ जॉइंट और स्ट्रक्चर विच इज़ एबनॉर्मल, कौन सा ऐसा जॉइंट है। सबसे पहले लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अपर लिम है, लोअर लिम है, कौन सा जॉइंट है आपका, जॉइंट की टाइप आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जॉइंट इन्वॉल्व। फिर आपने साइन देखना है कि एबनॉर्मल साइन तो आपके पास कुछ है, वो किस तरीके से आप देखेंगे वो भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। एनी फाइंडिंग इन अ जॉइंट और स्ट्रक्चर विच इज़ एबनॉर्मल, सबसे पहले आप ये देखेंगे। अगर मैं आपको बहुत रफली बताऊँ तो ये फॉर एग्जांपल हार्ट उठ नहीं रहा है, मूवमेंट लॉस है, पेन है, क्या है। फिर आपने सिम्टम्स की तरफ आ जाना है कि किस तरह का सिम्टम्स है, प्रेजेंट कंप्लेंट पेशेंट की क्या है। क्लियर हो गए। फिर साथ ही साथ अपने पास्ट के बारे में भी पूछना है, ठीक है, कि आप कोई पास्ट में इस तरह का इवेंट हुआ है। कि सारी हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और अगर आपको कोई भी साइन नहीं मिल रहा है तो इसमें नो साइन मीन्स पेनलेस मूवमेंट बट मे बी नॉट फुली मूवमेंट। ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मूवमेंट में हाइपर और हाइपर मोबिलिटी जब मैं आपको बता रही थी तो मैंने आपको बताया था कि पेन मिले और नहीं मिलता तो आपने क्या चीज़ें देखी। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्लियर करती जाती हूँ। उसके बाद अब आपने तीन चीज़ें देख ली, साइन देख लिया, सिम्टम देख लिया। हो सकता है आपका पेशेंट है जिसको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं हो लेकिन फिर भी उसकी मूवमेंट जो है ना वो रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है। या हो सकता है साइन एंड सिम्टम्स हो लेकिन मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ना हो। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, कोई मूवमेंट लॉस नहीं है लेकिन फिर भी पेन है, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सबसे पहले अपने पेशेंट को एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट करवानी है, ठीक है। उसके बाद पैसिव आपने करवानी है, फिर पैसिवली एसेसरी मूवमेंट की तरफ आप ले जाएंगे। एक्टिव मूवमेंट वो है जो पेशेंट खुद कर रहा होता है, पैसिव मूवमेंट वो है जो थेरेपिस्ट करवा रहा होता है, और पैसिव एक्सेसरी मूवमेंट क्या होती है, विच इज़ परफॉर्म पैसिवली बाय द थेरेपिस्ट बट विच द पेशेंट कैन नॉट परफॉर्म एक्टिवली। अगेन वही पेशेंट को जो है ना वो कौन करवा रहा होता है, मूवमेंट जॉइंट के ऊपर परफॉर्म पैसिवली थेरेपिस्ट करवा रहा होता है। वो किस कंडीशन के अंदर, जब वो फुली एक्टिविटी नहीं कर पा रहा। मेटलिन क्या है, मेटलिन की अप्रोच क्या है, मेटलिन टोटली बेस करता है। मैं बार बार इसको इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि 70% जॉइंट का ट्रीटमेंट वो आपकी जो अप्रोच है वो है मेटलिन अप्रोच, ठीक है। तो अगेन हम बार बार ये डिस्कस करेंगे मेटलिन प्रोसेस क्या है। आपको इसके सारे ग्रेड्स पता है, मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन के। आपके साथ मैं वीडियो भी शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से ग्रेडिंग होती है, कितने % होते हैं, कौन सी मूवमेंट होती है और कौन सा ग्रेड हम कब देते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताती चलूँ। मेडलिन प्रोसेस क्या होता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस डेट इज़ असेसमेंट ओरिएंटेड फॉलो द मेटिकुलस एक्वायर। आपने इतना कुछ मुश्किल नहीं याद रखना, आपने सिर्फ ये देखना है आपके पास जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन आई है, जो सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन है, जो असेसमेंट आपने की है, उसमें आपने ये देखना है कि पेशेंट को सिर्फ पेन है, ये रेंज ऑफ मोशन की रिस्ट्रिक्शन है। क्लियर, ठीक है। तो फिर उसी की बेस पे आपने ग्रेडिंग को डिसाइड करना है और अपना ऑब्जेक्टिव बनाना है कि अगर ये प्रॉब्लम है खाली तो हमने कौन सा ग्रेड देना है। सिर्फ पेन है तो अगर पेन के साथ रेंज ऑफ मोशन भी इम्पेयर्ड है तो तब हमने कौन सा देना है। पेन के साथ रेंज ऑफ मोशन भी कम है और लॉकिंग भी है, ठीक है ना, तो फिर हमने क्या करना है, अप्रोच क्या होनी चाहिए। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है मैनुअल थेरेपी का। बायोमेडिकल नॉलेज आपके पास मैंडेटरी होनी चाहिए। क्लियर हो गया। ऑब्वियसली आपके पास एनाटमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपको सारी मूवमेंट होनी चाहिए और पेशेंट के सिम्टम्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक टेक्निक ऑफ असेसमेंट आपको आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी क्लिनिकल रीजनिंग हमने किस पेशेंट के साथ करनी है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो है वो मिमिक कर रहे होते हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम ऐसे हैं
जो कि आपको देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बैकएक के साथ पेशेंट आता है, बहुत सीवियर बैकएक के साथ पेशेंट आता है, ठीक है, और वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा होता है कि मुझे बैक की प्रॉब्लम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कंडीशन के अंदर भी जो पेन है वो बैक में जा रहा है, तो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी आनी चाहिए। तो दिस इज़ द अप्रोच ऑफ ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी कि सिर्फ आपको बोन रिलेटेड नहीं पता होना चाहिए, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो वेटरन बताता है। क्लिनिकल असेसमेंट, आपने पूरी असेसमेंट की। मोड ऑफ थिंकिंग कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इरिटेबिलिटी एंड नेचर, किस नेचर की है, पैथोलॉजी कौन सी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड प्रोसीजर्स आपको आना चाहिए, ठीक है। रोल ऑफ थ्योरीज आपको पता है। ट्रीटमेंट एंड पेन एंड स्टिफनेस, आपको पता होना चाहिए कि पेन और स्टिफनेस और रेंज ऑफ मोशन के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट है। जो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने में, OMT की अप्रोच है वो कहती है सबसे पहले आपके पास आपने क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना है, ठीक है, जिसको आप क्या कह रहे होते हैं, एग्जामिनेशन। उसको इंटरप्रेट करना है डेटा को, आपकी असेसमेंट कहलाती है। डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लान, उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म प्लान बनाना है, देन लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है, फिर आपने असेसमेंट करी है शॉर्ट टर्म की भी और लॉन्ग टर्म की, और जब आपका पेशेंट ठीक हो जाए, जब आपको रिजल्ट मिले, तो आपने रीअसेस भी करना होता है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट, सिंपल सी बात है, पेशेंट जो है वो बहुत वैल्यूएबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का। अगर किसी को सही से हिस्ट्री लेना आती हो तो 70% पेशेंट जो है अपनी हिस्ट्री के ज़रिए बता देता है कि इसे क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, आपने कंपैरेबल साइंस एंड सिम्टम्स को भी चेक करना है, बिहेवियर ऑफ पेशेंट को। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट शोल्डर पेन के साथ आपके पास पेशेंट आता है, हो सकता है आपका ध्यान ये जो है कि पेशेंट को जो है वो प्रॉब्लम है, फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आपने बहुत सारी डिटेल में हिस्ट्री ली तो पता लगा कि पेशेंट के साथ कोई और भी प्रॉब्लम है। उस स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है, डिसाइड करना है कि ये कॉलीलिथियसिस तो नहीं है, गॉल स्टोन का पेन जो है वो भी रेफर्ड होता है राइट शोल्डर के ऊपर। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपने जो है वो देखनी है। फिर आपने एक हाइपोथेसिस जनरेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम, और जो भी आपने कोरिलेशन बनाई है, एक हाइपोथेसिस जनरेट करनी है। फिर आपने उसको देखना है कि आइदर ये है या नहीं, ये सारी चीज़ों को केयरफुली देखना है, और फिर डिफरेंशियली असेसमेंट आपने करनी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया। जॉइंट साइन भी आपके लिए कंपैरेबल साइंस में, जिस तरह से जॉइंट साइंस आप देख सकते हैं, एबनॉर्मल जॉइंट मूवमेंट है, स्टिफनेस है, स्पाज़म है, इंस्टेबिलिटी, सारी की सारी आपने चीज़ फील करनी है, चेक करनी है। अच्छा, जॉइंट साइन कौन फील करते हैं? ऑब्वियसली थेरेपिस्ट। पेशेंट सिम्टम, फॉर एग्जांपल आप जॉइंट को मूव कर रहे हैं तो आपने देखना है कि पेन आ रहा है, नेस्टेबिलिटी आ रही है। फॉर एग्जांपल सर्वाइकल में अगर आप जो है वो कंपैरेबल साइन देखना चाह रहे हैं, रेंजेस देखते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि सर्वाइकल की जब आप असेसमेंट कर रहे होते तो आपने मीनवाइल पूछते रहना, आपको हेडेक, वर्टाइगो, डिजीनेस, हैवीनेस तो फील नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, टेस्ट ऐसे होते हैं कि जो मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन से पहले करने पड़ते हैं। मैं इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि वो वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूं कि कौन से 2-3 टेस्ट है जो कि आपको करने चाहिए बिफोर गिविंग एनी मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन टू द सर्वाइकल रीजन। A joint cannot be considered clear or normal unless firm overpressure can be applied without pathological sign. कोई भी जॉइंट को आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपने क्या किया, ओवर प्रेशर ना दिया हो। ओवर प्रेशर देने के बाद अगर आपको कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिला तो यू कैन से कि जॉइंट आपका क्लियर है। आपने साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है कि जॉइंट रिलेटेड पैथोलॉजी, डिस्क है, लिगामेंट है, न्यूरोलॉजिकल और मस्क्यूलर। अगेन वही बात कि जो आपका डिसऑर्डर है वो ऑर्थोजेनिक है, मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है, मैकेनिज्म कैसा है ये आपने देखना है। मैनेजमेंट, कोई इससे पहले कोई ट्रीटमेंट तो नहीं हुई, उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है ये जो प्रॉब्लम के साथ आपके पास पेशेंट आए। प्रोग्नोसिस क्या है वो आपने देखनी है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, जो ट्रीटमेंट आप देने जा रहे हैं अपने पेशेंट को, आपने देखना है आइदर वो इंडिकेटेड है इस पेशेंट के अंदर या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा आपने और फैक्टर्स भी देखने, पोस्टर्स वगैरह। मोड ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए? बायोमेडिकल नॉलेज जो होती है वो आपकी एनाटमिकल नॉलेज होती है, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सारी की सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिसकी नॉलेज आपके पास ज़रूरी है, जो कि होनी चाहिए बिफोर ट्रीटिंग एनी जॉइंट और एनी पैथोलॉजी और एनी रीजन। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री आपने लेनी है, साइन एंड सिम्टम्स आपने देखने होते हैं पेशेंट के, हियर, सी एंड फील। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है
अगर हिस्ट्री का मैं 40% हिस्ट्री में से जो 100% आपके पास अगर हिस्ट्री आ रही है उसमें से 70% पेशेंट की जो हिस्ट्री वो डिपेंड कर रही होती है व्हाट यू हेयर, जो आपको आप सुन रहे हैं, फिर सी एंड फील 30% उसके अंदर आता है। क्लिनिकल रीजनिंग आपने की है। दूसरी चीज़ है इरिटेबिलिटी आपने देखनी है, नेचर चेक करनी है, कैरेक्टराइज। और दूसरी चीज़ ये सारे के सारे क्वेश्चन है जो आपने देखने, नेचर क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, इन्फ्लेमेटरी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सिवियर पेन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन आपने देखनी है, ईजिली प्रोवोक्ड, लॉन्ग टाइम टू सेटल, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि बहुत सिवियर पेन के साथ आ रहा तो वेप्टिश इंजरी तो नहीं है, सिवियर ट्रॉमा तो नहीं हुआ, एक्टिव नर्व रूट इरिटेशन तो नहीं। ऑब्वियसली जब सिवियर शार्प शूटिंग पेन होता है तो ये इन चीज़ों को भी रूल आउट करना पड़ता है। बायोमेडिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि पैथोलॉजी की स्टेज के आइदर योर पेशेंट इज़ एट प्राइमरी लेवल, इनिशियल लेवल मींस एक्यूट पे है या क्रॉनिक पे चला गया है, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ पैथोलॉजी यू हैव टू नो। प्रोग्रेशन ऑफ पैथोलॉजी आपको पता होना चाहिए कौन से डिज़ीज़ के अंदर किस तरह की प्रोग्रेशन होती है। कोई डिज़ीज़ ऐसी होती है जिसकी स्लो प्रोग्रेशन होती है, कुछ ऐसी होती है जिसकी बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रेशन होती है। मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्टिफनेस में आपने देखना है कि पेन कितना है आपके पेशेंट को, उसमें आप वास्ट स्केल देख रहे होते हैं, उससे आप मालूम कर रहे होते हैं आपके पास है कि डिसेबिलिटी इंडेक्स आप देख रहे होते हैं। एक इंटरनेशनल क्वेश्चन आया है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ मीनवाइल शेयर करूँगी कि किस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं पेशेंट को देने के बाद, कि उससे आपको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वास्ट स्केल से कि आपके पेशेंट को किस हद तक पेन है। डिसेबिलिटी इंडेक्स आपका जो एक होता है क्वेश्चन आयर होता है, एक फॉर्म होता है, उसके ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका पेशेंट कितने हद तक डिसेबल है। फिर आपने पेन देखना है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपके पास पता लग गई हैं कि क्या चीज़ें आपने क्लियर कर। अब आप ट्रीटमेंट की तरफ जा रहे हो। अब आप किसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी मैकलिन कंडीशन, जॉइंट का या किसी का भी। अब आपने फोकस करना है पेन या स्टिफनेस पे। पेन रिड्यूस है, सेंट्रलाइज है, ठीक है, एंड एलिमिनेट द पेन ग्रेड 1 एंड 2। सबसे पहले आपको पेन की नेचर पता होनी चाहिए, पेन की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, उसका पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। और पेन के लिए मैंने आपको बताया ग्रेड 1 एंड 2 स्टार वो हम मैटलिन के ग्रेड देते हैं, और स्टिफनेस के लिए हम ग्रेड 3 एंड 4 दे रहे होते हैं। स्टिफनेस क्या, प्रोड्यूस द पेन ऑफ द स्टिफ डोमिनेंट डिसऑर्डर, रिस्पेक्ट द पेन टू मूव पेन फर्दर आउट इन रेंज। इतना कुछ याद नहीं रखना, अपने ग्रेड याद रखने में। पेन के लिए आपके पास ये है और स्टिफनेस के लिए आपके पास ग्रेड 3 एंड 4 है। हाउ विल यू डिज़ाइन और प्लान ऑफ केयर, क्या इस्टेब्लिश ट्रीटमेंट गोल, आप क्या करना चाहते हैं। नेवर मेक योर ट्रीटमेंट गोल्स टू वाइड और टू लॉन्ग। सबसे पहले आपको जो ट्रीटमेंट गोल इस्टेब्लिश करने वो शॉर्ट टर्म देन लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पेशेंट आता है, वो कहता है मुझे दर्द भी है और मेरे से मूवमेंट भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने फ़ौरन से इसको चलाना, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल। आपका शॉर्ट टर्म क्या होगा, सिम्टोमेटिकली रिलीफ आपने अपने पेशेंट को देना है जिस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ वो आपकी ओपीडी के अंदर आ रहा है। और आगे जाने के बाद लॉन्ग टर्म आपने क्या करना है, वो पैथोलॉजी जो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है आपने उसको ट्रीट करना है, जिसके बाद वो फुली इंडिपेंडेंट या फुली इंडिपेंडेंट हो जाए, या बहुत हद तक इंडिपेंडेंट हो जाए कि वो अपना काम कर सके। दूसरी बात है असेसमेंट मेजर्स आपको पता होने चाहिए। ट्रीटमेंट प्रायोरिटीज़, अब आपके पास 3 रीजन लेके आपके पास पेशेंट आ जाए मुझे ट्रीट करवाना है, तो आपको पता होना चाहिए ट्रीटमेंट प्रायोरिटी आपकी क्या है। जहाँ सबसे ज़्यादा दर्द है आपने सबसे पहले उसी को ट्रीट करना है। अप्रोच क्या होनी चाहिए, सिस्टमेटिकली अप्रोच होनी चाहिए। ऑब्वियसली सबसे पहले आपने देखना है कि कहाँ दर्द है, कौन सा रीजन आपने सेलेक्ट किया, फिर आपके पास वही अप्रोच आ जाएगी कि ऑर्थोजेनिक है, मायोजेनिक है या न्यूरोजेनिक है। अगेन आपने उसे क्लासीफाई कर लिया ऑर्थोजेनिक है तो क्या, फिर प्रॉब्लम है क्या। थेराप्यूटिक एक्सरसाइज अलग आपने प्लान करनी, मैनुअल थेरेपी से कौन कौन सी चीज़ें जा सकती हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी से क्या, और कंबाइन किया। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन के साथ आपके पास पेशेंट आ गया एडेसिव कैप्सुलाइटिस के साथ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोथेरेपी तो आपने कोल्ड पैक दिया, हॉट पैक दिया, टेंस दिया और थेराप्यूटिक अल्ट्रासाउंड दिया। इस कंडीशन को आपने इलेक्ट्रोथेरेपी के ज़रिए इस तरह से ट्रीट किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपने इसी कंडीशन को एक्सरसाइज थेरेपी के ज़रिए किस तरह से किया, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग वगैरह आपने एक्सरसाइज PNF टेक्निक्स वगैरह आपने दे दी इस पेशेंट को। अगर मैं आपसे बात करूं अप्रोच किया, मैनुअल थेरेपी अप्रोच किया इसी कंडीशन के अंदर, इसी पेशेंट के अंदर, इसी प्रॉब्लम के अंदर, तो मैनुअल थेरेपी के लिए अगर पेन भी है, स्टिफनेस भी है, तो आप ग्रेड 1 2 पे आप इनिशियल रहेंगे और उसके बाद
यू विल मूव ऑन ग्रेड 3 एंड 4। आपने सारी चीज़ें देखनी है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन, रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है। दिस इज़ अबाउट द प्लेन ट्रीटमेंट अप्रोच, और यही आपकी स्ट्रैटेजी होती है। इम्प्लीमेंट प्लान ऑफ केयर, सबसे पहले आपने अपने पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपने क्या करने जा रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट क्या होना जा रहा है, हमारा क्या प्रोसीजर है, ठीक है। आपने असेसमेंट करनी है बिफोर स्टार्टिंग एनी ट्रीटमेंट। रीवैल्यूएशन आपने करनी है, कब करनी है रीवैल्यूएशन? जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा दिया। फॉर एग्जांपल 6 सेशन आप दे रहे हैं, सेशन नंबर 1 से पहले आपने असेसमेंट की, देन आपने मिड में असेसमेंट की, दिस इज़ कॉल्ड एज री एवेल्यूएशन आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। मिड में आपने की और उसके बाद इन दी एंड की, दिस इज़ कॉल्ड एज री एवेल्यूएशन ऑफ द ट्रीटमेंट। असिस्ट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स, आपने देखा पेशेंट क्या कहता है, कितना पेन है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट है, आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पहले पेन इतना नहीं था, आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट होने की 1-2 सेशन बाद बहुत पेन एग्रीवेट हो गया, ठीक है। आप रीअसेसमेंट का ये भी फ़ायदा है, तो आपने सडन वो ट्रीटमेंट स्टॉप कर देना है एंड यू विल शिफ्ट ऑन अनदर ट्रीटमेंट। हो सकता है कि आपकी कोई लैकिंग हो, या हो सकता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। डिस्कार्ड प्लान ऑफ केयर, जिस तरह से मैंने आपको बताया, एवेल्यूएट करना है, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सिंपली वे में बता रही हूँ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोसीजर्स जो कि आपने फॉलो करने होते हैं किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले। मैं थोड़ा सा इसको और आपको बताती चलूँ कि क्या चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हम छोड़ें, साइन एंड सिम्टम्स से पहले आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आपका पेशेंट किस प्रेजेंटिंग हिस्ट्री के साथ आपके पास आ रहा है। तीसरी चीज़ आपने ये देखनी है, आपका पेशेंट मोबाइल है या इमोबलाइज है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती। साइन एंड सिम्टम्स देख लिया और आपने कब किस जॉइंट को क्लियर किया, आपने फिर मूवमेंट चेक करवानी शुरू की, एक्टिवली की, पैसिवली की, रेजिस्टेड, थोड़ी सी रेजिस्टेंस लेना शुरू की। अगर जॉइंट रिलेटेड है, हम इस वक्त टोटली बात कर रहे हैं पेन की और स्टिफनेस की, जिन दोनों की वजह से आपकी रेंजेस क्या हो गई है, कम हो गई। इन दोनों चीज़ों पर जो एक साइंटिस्ट है, जो एक अप्रोच है, एक प्रोसेस है, जो कि एक थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट्स, जो कि इस पर डिपेंड करता है, वो है मेटलिन प्रोसेस। आप उसको अंडरस्टैंड किए बगैर किसी भी पैथोलॉजी को ट्रीट नहीं कर सकते। आपको मेटलिन के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंडिकेशंस पता होनी चाहिए, आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, आपको ग्रेड्स, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको लेक्चर 2 में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि मेटलिन किस चीज़ के ऊपर बेस कर रहा होता है। ये इसके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं। आपको एक एक पॉइंट मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। दूसरा, आपने किन स्टेप्स को याद रखना है जब भी आप किसी पेशेंट को ट्रीट करें। सबसे पहले एग्जामिनेशन, असेसमेंट, ठीक है। 2 चीज़ों के बाद आपने शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट प्लान बनाना है, देन लॉन्ग टर्म। और रीअसेसमेंट की क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। रीअसेसमेंट कब करनी होती है? स्टार्ट से पहले, मिड में और इन दी एंड, ठीक है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन और असेसमेंट जब आप कह रहे हैं वो आप किसकी बेस पे कह रहे हैं? साइन एंड सिम्टम्स, और आपने कंपैरेबल साइंस एंड सिम्टम्स के बेस पे कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के बेस पे आपने एक एजुकेट गैस देना है ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम एंड असेसमेंट कि आपके पेशेंट को ये प्रॉब्लम तो नहीं है। दिस इज कॉल्ड एन हाइपोथेसिस। फिर आपने एनालिटिकल एनालाइज करना, डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो सिम्टम्स है कि वो इसी वजह से आ रहे हैं या किसी और कंडीशन की वजह से। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। जॉइंट के क्या क्या साइंस होते हैं? स्टिफनेस, स्पाज्म, इनस्टेबिलिटी, ये सारे के सारे होते हैं। कंपैरेबल साइंस क्या होते हैं? आप किसी भी जॉइंट को क्लियर कब कह सकते हैं? ओवर प्रेशर के बगैर आप किसी भी जॉइंट को अगर पैथोलॉजी नहीं मिल रही तो आप क्लियर नहीं कर सकते। हाइपोथेसिस आप किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपने माइंड में, या एक टेंटेटिव आप गैस कैसे दे सकते हैं जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता हो कि डिसऑर्डर कैसा है, मैकेनिज्म कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, प्रोग्नोसिस, ये सारी की चीज़ें जब तक आपको नहीं पता होंगी आप एक जनरेट नहीं कर सकते। मोड ऑफ थिंकिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमेडिकल नॉलेज की क्या इंपॉर्टेंट है? आपको एनाटमी नहीं पता तो आप पैल्पेट नहीं कर सकते, आपको फिजियोलॉजी नहीं पता तो आपको सिस्टम्स का नहीं पता, अगर आपको पैथोलॉजी का नहीं पता यू कैन नॉट ट्रीट योर पेशेंट। बायोमैकेनिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जॉइंट की टाइप क्या है, आप किस तरीके से करने जा रहे हैं। थ्योरीज आपके माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि स्कूल लॉज या स्कूल ऑफ थॉट्स कौन कौन सी है, किस किस कंडीशन के अंदर, और हम किसको फॉलो करके डायरेक्टली अपने पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अलॉन्ग विथ ऑल दीज नॉलेज आपके पास क्लिनिकल नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत ज़रूरी है जिसमें एक हिस्ट्री का फॉर्म हो, साइन एंड सिम्टम्स का हो, पेशेंट के बारे में डिटेल।
ग्रेडेड ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, या आप इसको वाइब्रेशन एंड ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है? साइक्लिंग होल्डिंग होती है। ऑल्टरनेटिव प्रेशर इसके अंदर आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर, और आप उसको ग्रेड्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, जो कि आपको मैटलिन ने ऑलरेडी बताए हुए हैं। इसकी वीडियो मैं प्रीवियसली आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ग्रेड 1 में क्या होता है? स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट होती है, परफॉर्म एट द बिगनिंग एट द रेंज 0 से स्टार्ट होती है। लार्ज एम्पलीट्यूड में क्या होता है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, फिर विद इन द रेंज होती है, बट नॉट रीचिंग द लिमिट। ये 0 to 50% होती है। ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है? आपका एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाता है मूवमेंट का जो आप परफॉर्म करवा रहे हो, तो रेंज ऑफ अप टू द रेंज ऑफ लिमिट तक आपकी जो है ये आपका ग्रेड 3 कहलाता है, जो कि क्या आपका होता है 50 to 75%। और उसके बाद आपका ग्रेड 4 आ जाता है, स्मॉल एम्पलीट्यूड मूवमेंट परफॉर्म एट द लिमिट ऑफ रेंज। सॉरी, फर्स्ट होता है 0 to 25, सेकेंड होता है 25 to 50, थर्ड आपका होता है 50 to 75, और फिर उसके बाद 75 to आपका 100 पे आ जाता है ग्रेड 4, और उसके बाद आपका थर्स्ट आ जाता है। तो ये आपकी ग्रेडिंग है जो कि आपकी मैटलिन ने बताई हुई है। दूसरा, उसके बाद आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी कंटेंट्स में लिखा हुआ है, मैं इसलिए इसकी डिटेल में नहीं जा रही क्योंकि रिपीटेडली मैं आपके साथ वीडियोस भी शेयर करती रही हूँ और आपको थ्योरी भी बताती रही हूँ। उसके बाद है सस्टेन लोडिंग स्ट्रेच क्या होता है? सस्टेन लोडिंग इज़ कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड प्रेशर होता है, सस्टेन्ड होता है, जिसमें आप किसी भी चीज़ को क्या कर रहे होते हो? स्ट्रेच कर रहे होते हो, प्रेशर वगैरह लगा के एक ही इंटेंसिटी के साथ, ठीक है। वो आपने देखना होता है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन ऑफ द पेशेंट, जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसको इंक्रीज़ करते हो थोड़ी सी उसकी पेस, या थोड़ा सा आप उसको डिक्रीज़ करते हो। विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज और रिलेटिव शॉर्टनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूज़ ऑफ सस्टेन लोडिंग। आपने इतना कुछ याद नहीं रखना, आपने ये याद रखना है कि सस्टेन लोडिंग स्ट्रेच जो है वो मोबिलाइजेशन की एक मोबिलाइजेशन का ही एक प्रोसीजर है, जिसके अंदर आप लोडिंग करते हो टिश्यू को, स्ट्रक्चर को, ठीक है, सस्टेन रखते हो या पेशेंट की कंडीशन देखने के बाद इंक्रीज़ करते हैं या आप उसको बढ़ाते हैं। और ये आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं? जॉइंट के ऊपर, जो कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इंट्रा आर्टिकुलर मूवमेंट्स हो रही होती है जब आप ये स्ट्रेचिंग दे रहे होते हैं। इसके बाद आपका है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन को आप स्ट्रेच मोबिलाइजेशन भी कह सकते हैं या रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन भी कह सकते हैं। रिलैक्सेशन मोबिलाइजेशन की एक टेक्निक है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हो? पेशेंट को रिलैक्स कर रहे होते हो थ्रू रिलैक्सेशन प्रोसेस, और उसको आप कहते हो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। ये मैनुअल मैनिपुलेशन होती है, किसकी होती है? सॉफ्ट टिश्यू की होती है। अच्छा, जिसके अंदर आपका मसाज वगैरह आ जाता है, मायोफेशियल रिलीज आ जाता है। इसका जो इफेक्टिव आपका नर्वस मस्कुलर सिस्टम पे होता है, लिम्फेटिक सिस्टम पे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर होता है। इसके अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया मसाज आता था, रोल्फिंग जो है ना, इसकी एक एग्जाम्पल्स होती है। रोलर्स या आइस्ट्रीम एक टेक्निक्स चल रही हैं, वो इसकी आजकल एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा ये होता है कि बिल्कुल ही मसल्स की जो है ना पूरी बैली, जो पूरा एक एरिया होता है, जो बैंड होता है, उसको ये रिलीज़ कर देता है अगर वहाँ पे ट्रिगर पॉइंट या टेंडर पॉइंट वगैरह हो। मायोफेशियल रिलीज क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी विच इज़ बेस्ड ऑन न्यूरो रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स दैट रिड्यूस टिश्यू टेंशन। जिस तरह से मैंने आपको बताया दैट कीज लोकेशन इज द बेस्ट पॉइंट टू एंट्री द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। ये बहुत ज़बरदस्त एक प्रोसीजर है मायोफेशियल रिलीज, जिसके अंदर आप मसल्स की फेशिया को बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो रिलीज़ कर देते हैं। स्ट्रेस वगैरह जो वहाँ पे होता है वो भी इसका रिलीज़ हो जाता है। स्पाज़म जो है वो भी बहुत हद तक रिलीज़ हो जाता है। शॉर्टनिंग है वो भी बहुत रिलीज़ हो जाती है। आप सबसे पहले पेल्पेट करते हो, लोकेट करते हो, और उसके बाद पूरी बेली को जो है ना वो इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, और ये रिलैक्सेशन करवा देता है, ठीक है। दूसरा, ये फिजियोलॉजिकली क्या इफ़ेक्ट देता है? जो भी स्ट्रेस वगैरह होता है उसको रिलीव कर देता है। आपने बस इतना याद रखना है। ओके, द रिजल्ट इज द रिलैक्सेशन ऑफ टिश्यू। इसकी वजह से टिश्यू आपका पूरा जो टेंशन में आया हुआ होता है वो रिलीज़ हो जाता है, टाइटनेस रिलीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से रेंजेस बहुत इम्प्रूव होती है और आपका पेन जो है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद आपकी न्यूरोमस्कुलर थेरेपीज आती है, PNF इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी कि मसल एनर्जी टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ क्लास।